मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सबसे कुछ छोटी-छोटी जो खबरें हैं लेकिन किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन पर बातें करने जा रहा हूँ। इसकी जो पहली महत्वपूर्ण खबर है वह यह कि केंद्र सरकार ने चुनाव के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आप जानते हैं कि इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, तो इसे अपडेट करने की दृष्टि से थोड़ी सी ही सही लेकिन इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, जब चुनाव के नियमों में बदलाव किए जाते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो चुनाव हो रहे हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा तटस्थ हों, निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों और कोई भी किसी भी तरह के साधनों का दुरुपयोग न कर सके। दिशा इसकी यही होती है। तो इस दृष्टि से सरकार ने अभी जो परिवर्तन किए हैं वो कुल मिलाकर के ये कि जो सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, जहां मतदान होते हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, आपको मालूम है। और उस समय की जो वेबकास्टिंग फुटेज होती है उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं उनके सार्वजनिक निरीक्षण को रोक दिया गया है। हालांकि आपको सुन करके थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा कि भाई सीसीटीवी कैमरे के निरीक्षण को क्यों रोक दिया गया, यानी कि अगर मैं मांगूं कि भाई मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए उस समय का, तो मुझे नहीं दिखाया जाएगा। इसी तरह से वेबकास्टिंग में भी जो भी कुछ भी हुआ है वो दिखा दिए जाएं तो वो नहीं दिखाए जाएंगे। थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा ना कि फिर पारदर्शिता कैसी है। दोस्तों, इसकी सिफारिश खुद निर्वाचन आयोग ने ही की थी कि यह कानून बनाया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मतदान केंद्रों के अंदर के जो फुटेज हैं यदि उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया तो उसके दुरुपयोग होने की आशंका बढ़ जाती है और इससे जो मतदान की गोपनीयता है वो प्रभावित हो सकती है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि कौन मतदान दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है। और यह भी संदेह व्यक्त किया बाकायदे निर्वाचन आयोग ने कि इस फुटेज का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मनगढ़ंत न्यूज़ बनाने के लिए किया जा सकता है, यानी कि उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कल्पना करके देखिए कि यदि ऐसा होने लगे तो फिर चुनाव कराना कैसे संभव हो सकेगा। इसलिए नियम बनाया गया है। यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि आदर्श आचार्य संहिता के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होंगे वे इसमें शामिल नहीं हैं। मतलब उस दौरान अगर कोई दस्तावेज है और यदि कोई भी उनकी डिमांड करता है तो वे दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो संसदीय समितियों को लेकर है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड कानून जो सरकार बनाने वाली थी वो संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दी गई है उस पर विचार विमर्श करने के लिए। और जब संयुक्त संसदीय समिति उस पर विचार विमर्श कर रही थी तो जो विपक्षीय सदस्य थे उन्होंने कुछ मुद्दों पर बहुत ज़्यादा विरोध किया और बात हाथापाई तक आ गई, बहस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और उसका नतीजा यह हुआ कि संसदीय समिति के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक दिन के लिए 10 सदस्यों को निलंबित कर दिया। यह एक घटना है। इस घटना की पृष्ठभूमि में आपके लिए यह जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप यूँ कह लीजिए कि परीक्षा की दृष्टि से आपको जानना ही चाहिए कि जो हमारी संसदीय समितियां हैं इनसे अपेक्षा मूलतः की क्या जाती है। इनसे यही अपेक्षा की जाती है कि विधेयक जो संसद में रखे जाते हैं उन पर सही तरीके से बहस नहीं जब हो पाती तो संयुक्त संसदीय समितियों को सौंप दिया जाता है कि आप इसके एक एक बिंदु पर गंभीरता से बहस करें, कानूनी दृष्टि से परामर्श करें, उनके लागू होने की व्यावहारिकता पर परामर्श करें और सरकार को फिर अपनी सिफारिश दें। लेकिन ऐसा तो तभी संभव हो सकता है ना जब संसदीय समितियों में बहुत अच्छे तरीके से
तटस्थ भाव से विचार विमर्श हो। इसीलिए सामान्यतया संयुक्त समितियों के जो अध्यक्ष रखे जाते हैं वे दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, दूसरी पार्टी के सांसद होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि इस परिपाटी का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके कारण जो समितियां होती हैं वो जो सिफारिश करती हैं वो संदेह के घेरे में आ जाती हैं, क्योंकि उसके जो अध्यक्ष हैं वो सरकार के ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। विपक्ष की बातों को वो स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार का वो पक्ष लेंगे, जैसा कि अभी वक्फ बोर्ड कानून के मामले में हो रहा है, दिखाई दे रहा है। फिर सीधी सी बात है कि जब यही विधेयक संसद में रखा जाएगा तो बायकॉट होगा, दुनिया भर की बहस होगी। बहस अगर सार्थक तरीके से हो तो अच्छी बात है, लेकिन उस तरह की बहस नहीं होगी। विपक्ष इस बात पर अड़ा रहेगा कि नहीं, संयुक्त संसदीय समिति में इस पर सही विचार विमर्श नहीं हुआ। सरकार कहेगी कि संयुक्त संसदीय समिति ने तो बाकायदे अपनी सिफारिश दे दी है। तो यह सही मायने में जो एक लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उनके अनुरूप नहीं है। दोस्तों, जो तीसरी खबर है वो खासकर पुलिस से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के किसी भी राज्य की पुलिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किसी आरोपी को नोटिस नहीं भेज सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। होता क्या है कि जब पुलिस किसी को नोटिस भेजती है, उसको उसके घर पर चिपका करके आती है, तो अलग तरह के व्यावहारिक संकट पैदा होते हैं। जब पुलिस नोटिस लेकर के जाती है तो पता लगा कि वो व्यक्ति वहाँ है ही नहीं, अगर है भी तो घर से बाहर निकल करके नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में पुलिस उसके घर के बाहर नोटिस चिपका देती है। अगर आपने 12th फेल फिल्म देखी हो तो उसकी शुरुआत में ही एक दृश्य दिखाया गया है कि आता है ऑफिस का आदमी और बाकायदे उस नोटिस को उनके घर के बाहर की दीवार पर चिपका करके चला जाता है, और पता लग रहा है कि नोटिस उसे दिया ही नहीं जा रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे नोटिस मिला ही नहीं, और जो मामला है वो लंबा खींचता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने इस बात की शुरुआत की थी कि हम व्हाट्सएप के जरिए, बाकायदे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए, ईमेल के जरिए उनको नोटिस भेज देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन हम अगर अपनी तरफ से इस पर कुछ विचार करें तो ये समझ में आता है कि चूंकि अब संचार के माध्यम इतने सशक्त हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं, तो इसे भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पुलिस आफ्टर ऑल अपराधियों की धरपकड़ करने में संचार माध्यमों का इस्तेमाल करती ही है। वो बाकायदे उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है कि वो कहाँ होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंश्योर किया जाए कि जो व्हाट्सएप पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस भेजा गया है वह उन्हें मिला है या नहीं मिला है, इसका तरीका निकाला जा सकता है। लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है तो डेफिनेटली तो मान्य होगा ही, लेकिन हो सकता है कि आगे चल करके इस पर फिर से विचार करने की नौबत आए। दोस्तों, अब जो अंतिम खबर है वो हमारे देश में जो भूजल है, भूमिगत जल जिसे आप कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर, उसकी क्या स्थिति है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने बताया है कि हमारे देश में कुल 788 जिले हैं, 788 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें से लगभग आधे में यानी कि 440 जिलों का जो भूजल है उसमें नाइट्रेट की जो सांद्रता है, नाइट्रेट का जो घनत्व है या कह लीजिए जो मिलावट है, वो बहुत ही अधिक है, बहुत ही ज़्यादा है। और केवल यही नहीं बल्कि फ्लोराइड और आर्सेनिक की भी जो मात्रा है ज़रूरत से ज़्यादा है। और ये जो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा है, इसके कारण गंभीर किस्म की बीमारियां होती हैं, जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं। ये मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूँ? आखिर में इस तरह के बहुत सारे आंकड़े आते रहते हैं, तो इस आंकड़े की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और आपको मालूम है कि दिल्ली चुनाव के दौरान ही वहाँ जो यमुना का जल है और वहाँ का जो पीने का जो पानी है उसको लेकर के किस तरह की राजनीति हो रही है, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन इस घटना की पृष्ठभूमि में हमें भूजल बोर्ड का ये आंकड़ा महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। इसके साथ ही मैं आपको एक तथ्य और बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने बताया है कि दुनिया में जो लगभग 80% जो बीमारियां होती हैं
वे जल के कारण होती हैं। 80% बीमारियां, कल्पना कीजिए। और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भूजल खराब हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? औद्योगिकीकरण, और दूसरा जो अपशिष्ट होते हैं उनका हम सही तरीके से निपटान नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें, हालांकि हैं ये छोटी छोटी, लेकिन आप इन्हें छोटी जान करके इनके साथ ऐसा नहीं है कि उपेक्षा का व्यवहार करेंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।